हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर देखेंगे। कृषि कैसी थी उस समय, कृषि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। किसके बारे में पढ़ें? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, क्योंकि हम लोग पूरा वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का एकदम क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। या क्लास यूपीएससी पीसीएस है ना, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर आप सेंट्रल का एसएससी देखते हैं, एसएससी सीजीएल, या फिर वो आप सीडीएस या फिर एनडीए की वैकेंसी देखते हैं, या आप यूजीसी की कोई वैकेंसी देखते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बायोलैंग्वेज लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टेक्स्ट आपको मिलेंगे इंग्लिश में, बोला जाएगा हिंदी में, समझाया जाएगा आपको हिंदी में। तो चलिए आइए, जैसे कि लिखा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या लिखा गया है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है प्यारे बंधुओं कि ये सबसे पहले अर्लीस्ट है ना, मतलब सबसे पहले ऐसी सिविलाइजेशन थी जो आज तक के इतिहास में क्या करती थी? प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन का मतलब क्या होता है? कॉटन का मतलब होता है कपास। क्या होता है? कपास उत्पन्न करती थी। क्या उत्पन्न करती थी प्यारे बंधु? कपास उत्पन्न करती थी। बात समझ में आई? ये कॉटन उत्पादन करती थी, यानी कपास। कपास से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, सूती कपड़ा। ठीक है, पहली ऐसी सभ्यता है जो इतिहास में नोन है कि ये लोग कॉटन उत्पादन करते थे। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि नोन एज सिंडन, जिसको सिंडन कहते थे। कौन कहता था? ग्रीक। इसी कपास को क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडन। ठीक है, क्योंकि ये सिंडन इसलिए बोलते थे क्योंकि ये सिंध रीजन में था। सिंध आज का जो इंडस रीजन है, इंडस रीजन यानी इंडस नदी, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, ठीक, उसी नदी के क्षेत्र में प्रोडक्शन होता था इसका। इसी रीजन से इसको क्या बोला जाता था? सिंडन। कॉटन को क्या बोला जाता था? सिंडन। इंडस नदी को हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं। इस नदी के क्षेत्र में अनेक साइट होने के कारण इसका नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। इन द इंडस प्लेन, जो इंडस का प्लेन है, इसमें लोग क्या बोते थे? है ना, सोड सीड्स। सीड्स मतलब अनेक प्रकार की फसलों के बीज बोते थे। कब बोते थे? फ्लड प्लेन का मतलब जो मैदानी भाग था, नदी द्वारा हर साल जो मलबा बहा के लाया जाता था, तो उससे एक प्लेन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? मैदान का। ठीक है, उसी मैदानी क्षेत्रों में लोग बीज बोते थे, है ना। तो फसलों को बोते थे, और फसल कब बोते थे? नवंबर में बोए जाते थे। ठीक, कब बोए जाते थे? नवंबर में बोए जाते थे। और जब फ्लड का ये जो वाटर रिसीड हो जाता था, बात समझ में आया? जब फ्लड का वाटर रिसीड हो जाता था, यानी नवंबर तक जाते जाते जो है पानी वहाँ नहीं रहता था, मैदान एकदम सूख जाता था, तब यहाँ बोआई होती थी। तब ये लोग वहाँ पे क्रॉप्स को यानी सोड सीड्स, फसलों को बोते थे, है ना। उसके बाद देयर हार्वेस्ट ऑफ व्हीट एंड बार्ले इन अप्रैल। क्या बोते थे? व्हीट और बार्ले बोते थे, और उसकी हार्वेस्टिंग करते थे, कटाई करते थे अप्रैल में। जैसा कि आज भी आप देखते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश और पंजाब का रीजन है, ठीक, नवंबर में, खासकर पूर्वांचल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आप देखेंगे नवंबर में 14 नवंबर तक जो है गेहूं क्या है? बोया जाता है। कब तक? 14 नवंबर तक। और आप देखेंगे इसका जो है, ठीक है, अप्रैल में दवाई हो जाती है, थ्रेसिंग हो जाती है। ठीक, तो सेम प्रोसेस है यहाँ उस समय कि नवंबर में क्या होती थी? बुआई होती थी, क्योंकि फ्लड जो है उस समय, बाढ़ जो आते थे, वो पानी सूख जाता था, बोने लायक हो जाता था। उस समय वो क्या करते थे? फसल को बोते थे, है ना। और उस समय कौन सी फसल बोते थे? व्हीट और जौ, है ना, व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की खेती होती थी, और जिसकी हार्वेस्टिंग होती थी अप्रैल में। अप्रैल में इस फसल को काट लेते थे। ठीक,
बिफोर द एडवेंट ऑफ नेक्स्ट फ्लड, जब तक कि अगली बाढ़ आती उससे पहले कटाई हो जाती थी। ठीक, उसके बाद क्या होता था कि दे प्रोड्यूस सफिशियंट फूड ग्रेन। सफिशियंट फूड ग्रेन मतलब उत्पादन जो है खाने से अधिक होता था, पर्याप्त होता था। तो जब भी जहाँ पे भी, इसी को बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सरप्लस प्रोडक्शन। सब्स्टिटेंस वहाँ होता है जहाँ खाने से कम होता है। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब मोर देन कंजम्पशन, कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक, तो जब आप देख रहे हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ये जो खाद्य सामग्री बच गई उसको कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे? सेल करेंगे। क्या करेंगे? बेचेंगे। तो ऐसे आप उसको रखेंगे तो है नहीं, ऐसे ये सरप्लस प्रोडक्शन बेचने के लिए आप देखते हैं कि एक छोटी सी हाट लगती है। पहले एक छोटी सी क्या लगती है? हाट लगती है। तो यही हाट आगे बढ़ के एक मंडी हो जाती है। ठीक, और यही मंडी बढ़ते बढ़ते उस एरिया का जो है डेवलपमेंट करता है टाउन का, और धीरे धीरे वहाँ प्रोडक्शन के बेस पे वहाँ पे क्या होता है कि रूरल इकोनॉमी से ये अर्बन इकोनॉमी हो जाती है। क्या हो जाती है? अर्बन इकोनॉमी, यानी ग्रामीण से शहरी में बदल गई। ठीक, ऐसे विकास होता है। ऐसे ही विकास डेवलपमेंट हड़प्पा सिविलाइजेशन का हुआ था। ठीक है, क्योंकि प्री हड़प्पन में एकदम रूरल इकोनॉमी थी और यही रूरल इकोनॉमी डेवलप करके क्या हो गई? अर्बन हो गई। ठीक है, सिटी में ये जो गांव थे तब्दील हो गए। बात समझ में आए? आगे देखिए क्या बोला है कि वाज स्टोर्ड इन ग्रेनरी। जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था इसको अन्नागार में स्टोर किया जाता था। आज भी आप देखते हैं कि जैसे आज के समय में कोल्ड स्टोरेज होता है। क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज होता है। आलू का जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो सरकार जो है टैक्स लेके, जो प्राइवेट जो कोल्ड स्टोर वाले हैं वो टैक्स लेके आपके आलू को उसमें रख देते हैं अगली फसल के बोने तक। और सिर्फ बोने तक ही नहीं रखते हैं, ये सप्लाई भी करते हैं। जब सब जगह आलू की शॉर्टेज हो जाती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तब वो इस निकाल के ही हाई कास्ट पे क्या है? सेल करते हैं ज़्यादा ऊंची कीमत पे। तो कहने का मतलब वही ये लोग भी स्टोर करते थे। स्टोर करने का एक और पर्पज होता है कि कभी कैलामिटी आ जाए, है ना, कभी कोई आपदा आ जाए तो आपदा के समय जैसे कि सूखा पड़ जाए, ड्राट हो जाए, है ना, भूखमरी आ जाए, तो उस समय ये ग्रेन क्या होता था? काम आता था। ठीक, इसीलिए आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जगह जगह ग्रेनरीज पाई गई है। क्या पाई गई है? ग्रेनरीज, अन्नागार पाए गए हैं। अन्नागार का मतलब होता अन्न का भंडारण करने का स्थान। ठीक है, अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे एग्रीकल्चर के, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि प्यारे मित्रों, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, है ना, कृषि संबंधी जितने भी प्रैक्टिस थे वो क्या क्या है। हड़प्पा के लोग गेहूं का उत्पादन करते थे। स्पेशल गेहूं होता था मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़। ठीक है, ये मेहरगढ़ आज पाकिस्तान में ही मिलेगा। ठीक, ये मेहरगढ़ में क्या है? स्पेशल गेहूं का उत्पादन होते थे। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे मेहरगढ़ के बाद बारले, जौ की खेती होती थी। किसकी? जौ की। जौ की खेती होती थी। हॉर्स ग्राम, ये जो काला चना है ना, काला चना है, इस काले चने की खेती होती थी। ठीक, ब्लैक ग्राम और हॉर्स ग्राम, काबुली चना, उसकी भी खेती होती थी। उसके बाद पीस, मटर की खेती होती थी। किसकी? मटर की। उसके बाद मेलन, ये लोग तरबूज और खरबूज दोनों फसल बोते थे। ध्यान दीजिएगा, उसी समय तरबूज और खरबूज भी बोते थे। सेसम, तिल बोते थे। तिल क्या करने के लिए? तेल निकालने के लिए। ठीक है, यानी ये ऑयल सीड है ना। डेट्स मतलब खजूर की खेती करते थे।
किसकी खेती करते थे? खजूर की। बात समझे? ग्रेप्स, है ना, अंगूर की भी खेती करते थे। मिलेट, बाजरे की खेती करते थे। बाजरे की जितनी वैरायटी है सब खेती करते थे। हेना, जिसको मेहंदी बोलते हैं, ये लोग मेहंदी जो कलर करने के काम आती है, मेहंदी का भी प्रोडक्शन करते थे, है ना। उसके बाद गार्लिक, लहसुन, है ना, लहसुन, आज जो हम लहसुन जो है मसाले में यूज करते हैं उसका भी ये लोग प्रोडक्शन करते थे। मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों का भी प्यारे मित्रों ये क्या करते थे? प्रोडक्शन करते थे। सोचिए। और राइस स्पेशल लोथल में होता था। लोथल गुजरात का रीजन है, यहाँ से, है ना, यहाँ से साबरमती और माही नदी के जो एरियाज हैं, है ना, वैली हैं, यहाँ से राइस होती थी, यानी पैडी की खेती, धान की खेती होती थी। राइस कल्टीवेशन इसी एरिया में होता था। ठीक है। उसके बाद ये जो है साथ साथ में जो रिवर है और मरीन, समुद्र के दोनों के जो रिसोर्स होते थे उसका ये लोग दोहन करते थे। क्या करते थे? दोहन। अब रिवर प्रोडक्शन में जैसे कि मछली इन लोगों की फेवरेट थी, कॉमन बात थी। ठीक। वो साथ साथ में ये लोग मोलस्क खाते थे। क्या खाते थे? मोलस्क। ठीक है। मोलस्क का भी यूज करते थे क्योंकि बहुत प्रोटीन रिच फूड होता है ना। मोलस्क एक प्रकार का समुद्री जीव है, ठीक है, जो सेल में रहते हैं। ठीक। इसका भी यूज ये लोग करते थे, है ना। कहाँ करते थे? कोस्टल रीजन में। बात समझ में आई? अब गुजरात की जो जनता थी उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो प्यारे मित्रों हड़प्पन सिविलाइजेशन में गुजरात के रीजन में ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पे भरपूर रिवराइन और मरीन दोनों का जो है एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्स का किया जाता था। उसके बाद बोला है कि हड़प्पा के लोग जानवर भी पालते थे। क्या पालते थे? जानवर। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे और भी बड़े पैमाने पर करते थे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज के समय जो आप जानवर पालते हैं आपसे भी एक कदम एडवांस थे। ठीक है। सोचिए कि उस समय ये लोग बैल पालते थे। बैल में इनका हम्प बुल, कैसा बुल? हम्प बुल, है ना। हम्प बुल इनका फेवरेट था। कुबड़ वाला, कुबड़ वाला जो इनका जो है, कुबड़ वाला जो बैल है इनका फेवरेट था। कुबड़ वाले बैल के कि ऊपर ऐसे उठा होता है बैलों के, तो नीचे भी ऐसे क्या है? लटका होता है ना। इसी को बोलते क्या? हम्प बुल। ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है कि बफेलोस, भैंस भी पालते थे। कैसे पता? क्योंकि इस मोहरों पे अनेक प्रकार के जानवरों का डिपिक्शन है। ठीक। गोट्स भी पालते थे, है ना। उसके बाद हम्प्ड बुल, मैंने अभी अभी आपको बताया, बैलों में, सांडों में। ठीक। सीप पालते थे, भेड़ पालते थे। भेड़ से ये लोग ऊल का भी प्रोडक्शन करते थे। ऊल का मतलब ऊन, है ना। ये जो है इनके बालों से ऊन का भी प्रोडक्शन करते थे। पिग, सुअर का भी पालन होता था। एसेस भी पालते थे, यानी गधों का भी पालन करते थे। कैमल का भी पालन करते थे। सोचिए, है ना। कैट, इनके साथ साथ कैट और डॉग का ये डोमेस्टिकेशन करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि ये लोग कुत्ता और बिल्ली भी पालते थे उस समय। सोचिए, है ना। सोसाइटी एडवांस थी, लोग वहाँ पे जो है वेल डेवलप्ड थे। ठीक। उसके बाद हड़प्पा के लोग अन्य जानवर जैसे कि हाथी से परिचित थे और गेंडा से परिचित थे, है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सील है ओब्लांग टाइप में और स्क्वायर टाइप में। ओब्लांग और स्क्वायर यानी आयताकार और वर्गाकार। ये हो गया आयताकार, है ना। ये हो गया क्या? वर्गाकार। इन दोनों सेल जो सील है, इन सीलों पे सबसे ज़्यादा जो फिगर है वो राइनो का है। किसका है? राइनो का। राइनो का मतलब गेंडा। इसी को यूनिकान बोलते हैं, वन आन यूनिकान। ठीक है, यूनिकान।
एक सींग वाले गेंडे का फिगर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद बोला है कि उसके बाद बोला है नॉट हॉर्स सेंटर। हड़प्पा की सोसाइटी घोड़ों के फेवरेट में नहीं थी। ये लोग घोड़ों का डोमेस्टिकेशन नहीं करते थे, यानी इसको कम वैल्यू दी गई है क्योंकि इसकी एविडेंस कम मिले। ठीक, क्योंकि हॉर्स वाज नॉट रेगुलर यूज्ड, इनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग यूज नहीं मिला है, ये लोग कम डोमेस्टिकेटेड किए। इससे यह पता चलता उस समय घोड़े का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं था, घोड़े का महत्व कम था, घोड़े कम प्रचलन में थे। बात समझ में आई प्यारे मित्रों। फिर आगे क्या बोला है इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में आगे ये बोला है कि टाइगर, आप देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, टाइगर वर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन फिगराइन, मतलब ये लोग बाघ से भी परिचित थे। कैसे पता? कि एक सील मिली है जिसपे, है ना, प्रोटोसिवा यानी पशुपति का, है ना, सिंबल है। उस पशुपति के सिंबल में, ठीक, पशुपति के लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ टाइगर पाया गया है। क्या पाया गया है? टाइगर का डिपिक्शन है। ठीक, नीचे टाइगर है, टाइगर के ऊपर हाथी का वर्णन है। तो इससे यह पता चलता है कि ये लोग टाइगर से भी परिचित थे। ठीक, और साथ साथ में लेपर्ड का मतलब तेंदुआ का भी एविडेंस मिला, लेकिन रेयर मिला है। रेयर का मतलब कम मिला है। बात समझ रहे हैं? यानी ये लोग तेंदुआ को भी जानते थे, लेपर्ड का भी, या साथ में टाइगर का भी, दोनों का डिपिक्शन मिला है। बात समझे? अब आपसे ये पूछ दे लायन का, तो लायन का डिपिक्शन वाला सील नहीं मिला है। उसके बाद ऑन द डिफरेंट पॉटरी पेंटिंग, अनेक प्रकार के जो बर्तन बनाए हैं उन पे पेंटिंग किए हैं। और आपको पहले ही बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बर्तन का जो कलर होता था वो क्या होता था? रेड होता था। और इस पे ब्लैक से क्या की जाती थी? डिजाइन की जाती थी। ठीक है, तो इसी को बोलते थे रेड एंड ब्लैक वेयर। ठीक, रेड एंड ब्लैक वेयर मतलब लाल और काले मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है आगे कि पेंटिंग वन कैन इजिली फाइंड, इस पेंटिंग पे आप और भी जानवर का डिपिक्शन पा सकते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया, खरगोश का वर्णन है, पीकॉक का वर्णन है, मोर का भी वर्णन ये लोग किए, है ना, चित्र बनाए हैं। डक मतलब बत्तख का भी बनाए हैं। पिजन का मतलब कबूतर का भी बनाए हैं। ठीक, वाइल्ड फाउल का भी बनाए हैं और मंकी का भी बनाए हैं। ठीक, ये वाइल्ड फाउल क्या होता था? वाइल्ड फाउल जंगली मुर्गी, है ना, जंगली मुर्गी या मुर्गा। ठीक, ये इनको बोला जाता था वाइल्ड फाउल। इनका डिपिक्शन है, डोमेस्टिकेटेड वाले का नहीं जी, वाइल्ड का। ठीक, और मंकी बंदर का। तो इन तमाम प्रकार के एनिमल का वर्णन किया गया है जो भी, है ना, मिट्टी के बर्तन हैं। ठीक, उन पर बात समझे, मिट्टी के बर्तन पे। ठीक, तो ये जो पॉटरी पाई गई है ना, मिट्टी के बर्तन, और टेराकोटा पाया गया है। क्या पाया गया है? टेराकोटा। तो इन दोनों पे, ठीक है, टेराकोटा मतलब मृण मूर्तियां हो गई, मिट्टी की मूर्तियां, और पोटरी का मतलब मृत भांड। तो मिट्टी के जो बर्तन थे उस पे वर्णन है, कुछ इस पे भी पाए गए, इस शेप में भी पाए गए। ठीक, और आगे ये देखते हैं क्या है कि प्लो फील्ड, जोताई के साक्ष्य, जोते हुए खेत का एविडेंस मिला है। ठीक, और वुडन प्लो, लकड़ी का हल पाया गया है। इससे ये पता चलता था ये लोग जोताई करते थे, जोताई के साक्ष्य पाए गए हैं, लकड़ी का हल भी पाया गया है। ठीक है, बात समझ में आई?
ये कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगा से। लकड़ी का हल और जोताई के साक्ष्य दोनों कहाँ से पाए गए? कालीबंगा से। लेकिन मिट्टी के जो है मिट्टी का बना हुआ हल, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, यानी मिट्टी का, है ना, हल बना था, इसी को बोलते हैं मिट्टी का टेराकोटा, यानी मृण मूर्ति, है ना। ये पाई गई है बनवाली और बहावलपुर। बनवाली और बहावलपुर हमने मैप में दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। बनवाली कहाँ है? बहावलपुर पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस एट सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा से घोड़े के साक्ष्य पाए गए। तो घोड़े के बोन्स मिले हैं। क्या मिले हैं? बोन्स, है ना। सुरकोतड़ा से घोड़े का साक्ष्य मिलता है, जबकि डाग जो है अपने मालिक के साथ एक ही कब्रस्तान में दफनाया गया है, पंजाब के रोपड़ में। कहाँ? पंजाब के रोपड़। तो ये सब एविडेंस मिले हैं, है ना, जो ये दर्शाते हैं कि उस समय एग्रीकल्चर की थी, है ना। एग्रीकल्चर कैसी थी और पशुपालन कैसा था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो पशुपालन और एग्रीकल्चर, कृषि, दोनों को हमने इस वीडियो में क्या किया? कवर किया। तो आई होप आपको समझ में आया प्यारे मित्रों। समझ में आया तो लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आगे आइए देखिए, इसके डिक्लाइन की बात करते हैं। डिक्लाइन का मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन यानी पतन कब और कैसे हुआ, है ना। अनेक अनेक विद्वान अनेक अनेक मत दिए हैं, ठीक, अनेक अनेक डेट दिए हैं। ये तो हम आपको पहले ही बता दिए। कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की डिक्लाइन रफली मोटी मोटा इस डेट के आसपास हुई, बीसी में। बात समझ में आई। लेकिन कहा जाता है कि बट नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एक्यूरेटली प्रोवाइड। कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि डी अर्बनाइजेशन, कि कैसे ये इसका जो है अर्बन से डी अर्बनाइजेशन हो गया, कि ये कैसे नगरी से फिर ग्रामीण हो गई। क्या हो गई? ग्रामीण हो गई। इसका कोई भी सही प्रमाण अभी तक नहीं दे पाया है। लेकिन अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग रीजन हैं। यूपीएससी यही पूछती है, पीसीएस भी यही पूछता है कि डी अर्बनाइजेशन में जो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दिए हैं, किस विद्वान के अनुसार कौन सा मत है, यही मत पूछा जाता है। आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। लेकिन कहा जाता है मैच्योर जो फेज था हड़प्पन का, फॉलोड बाय लेट हड़प्पन फेज। ये जो पोस्ट हड़प्पन फेज के द्वारा क्या है फॉलो किया गया। और तो पॉसिबल है कि किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग होता है, फिर उसकी चरम सीमा होती है जिसको हम बोलते हैं मैच्योर फेज, फिर उसका पतन होता है जिसको हम बोलते हैं लेट, ठीक है, डिक्लाइन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिक्लाइन, पतन। तो पहले क्या होता है, इसकी ओरिजिन होती है, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति। उसके बाद ये मैच्योरिटी पे आती है, मैच्योर होती है यानी परिपक्व होती है, फिर उसके बाद इसका डिक्लाइन हो जाएगा, है ना। मनुष्य भी यही है, पहले ओरिजिन, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है किसी भी चीज़ का, ठीक है। आगे देखिए कि पॉसिबल जो थ्योरीज है डिक्लाइन की, विनाश के, इसके जो है संभावता, है ना, जो संभाव थ्योरी है उसको व्यक्त किया गया है ना, नीचे दिया गया है। आइए देखते हैं किसके अनुसार क्या है। तो प्यारे मित्रों, जैसे कि यहाँ काज है और इतिहासकार उसके कौन है। जैसे कि आर्य का आक्रमण व्हीलर और गार्जन चाइल्ड बताए। कौन बताया है ना, मार्टिमर व्हीलर और गार्जन चाइल्ड कहते हैं कि आर्य आए, आक्रमण किए और हड़प्पा सभ्यता खत्म। समझ गए, है ना। कौन बोला? आर्य आए और इन्वेजन किए, गार्जन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार है।
यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इकोलॉजी में डिस्टरबेंस हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया, ये फेयरचाइल्ड बोले हैं। कौन बोला है? फेयरचाइल्ड। ठीक। इसी तरह चेंज इन रिवर कोर्स कि पहले बोलते थे कि हाँ जो इंडस रिवर थी पहले वो राजस्थान के एरिया से आती थी, है ना, बाद में राजस्थान के एरिया से इसने बदल के पाकिस्तान वाले एरिया में चली गई, तो रिवर ने अपना रास्ता बदला, है ना। कुछ नदियाँ जो है, सरस्वती नदी शायद थी, वो भी विलुप्त हो गई। तो कुछ नदियों के रास्ता बदलने के कारण सभ्यता क्या है? विलुप्त हो गई। ऐसा कौन बोला है? डेल्स बोले हैं, एमएस वत्स बोले हैं, है ना, लैम्ब्रिक बोले हैं, एसटी लैम्ब्रिक और स्टीन बोले हैं। ठीक है, तो ये मत है। ठीक, स्टीन को यहाँ से आप हटा दीजिए, सही नहीं है, आप इन्हीं को रखिए, तीन को, डेल्स, वत्स और एसटी लैम्ब्रिक। ठीक, जबकि स्टीन का अलग से मत है। स्टीन बोले थे लो रेनफॉल, इस एरिया में जो है इंडस वाले एरिया में पहले रेनफॉल सफिशिएंट होती थी, फिर घट गई, जिसकी वजह से सभ्यता क्या विलुप्त हो गई। इसको हटा दीजिएगा प्लीज। आगे देखिए, फ्लड का मत जो है, फ्लड का मत दिया गया है कि बाढ़ आ गई थी। मैके और एसआर राव, ये बार बार पीसीएस पूछा है, तो सबके अनुसार पूछ लेगा, कई लोगों के अनुसार पूछ चुका है, रट्टा मार लीजिए, कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई इसमें थ्योरी नहीं है, रट लीजिए, यही आपके काम आएगा। कुछ लोगों ने कहा डाइंग ऑफ घग्घर, है ना, एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी। जब घग्घर नदी यहाँ से मृत हो गई राजस्थान से, तो एरिया में एरिडिटी मतलब सूखा बढ़ गया, जिसकी वजह से सभ्यता विलुप्त हो गई धीरे धीरे। ऐसा कौन बोला? डीपी अग्रवाल और सूद बोले। कौन बोला है? सूद बोले, डीपी अग्रवाल और सूद। ठीक। अर्थक्वेक की बात कौन किया? भूकंप आया था, है ना। रेक्स और डेल्स बोले हैं कि अर्थक्वेक आ गया था, भूकंप आ गया था, जिससे पूरी सभ्यता ही क्या है? खत्म हो गई। ठीक। और नेचुरल कैलामिटीज मतलब प्राकृतिक आपदा आई थी, जैसे कि मलेरिया, ऐसा कुछ, है ना। केनेडी बोले, अमेरिकन जो है केनेडी बोले। तो ये कहने का मतलब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। ये इतिहासकार कुछ इविडेंसेस के आधार पे देते हैं। किसके आधार पे देते हैं? कुछ इविडेंसेस के आधार पे देते हैं। तो आपको जब मेंस में यूपीएससी या पीसीएस के मेंस में लिखेंगे, तो इनका जो है ना कुछ पोर्शन आप अपने से तैयार करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये कहिए ना, भीड़ की दुनिया में मैं पढ़ने चला, है ना, और क्वेश्चन वही रटा जो दुनिया रट के बैठी थी, तो कतई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्यारे मित्रों, यूपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम है ना, और साथ साथ में आसान भी है। इसी तरह पीसीएस है। ठीक है, अगर आप हल्के में लेते हैं तो सिलेक्शन की उम्मीद भूल जाइए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डीप से पढ़ना पड़ता है, अब बहुत समझ के पढ़ना पड़ता है। रटंती विद्या भरपेट बहुत से काम नहीं चलेगा। रटंती विद्या, जिस तरह रटी हुई विद्या दिमाग में नहीं टिकती है ना, अब वही हाल है भरपेट भोजन का। जिस तरह भरपेट भोजन करने के बाद थोड़ी देर बाद आपको भूख लगती है, वही हाल होती है रटी हुई विद्या का। अब परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप समझ के पढ़ें। परमानेंट सॉल्यूशन यही है। रट के कुछ नहीं हासिल करोगे, रटते रह जाओगे। यूट्यूब पे तमाम चैनल पड़े हैं, रटवा देंगे तुमको। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, रटो जितना रट सकते हो। प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस में टाटा टाटा बाय बाय, सायोनारा हो जाओगे, अपने घर चले आओगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, है ना, आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ।